हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास में हम लोग जो है प्राचीन भारत का इतिहास ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग कल से क्या पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी जो है अब तक हिस्ट्री का 22 क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखें तो जाइएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो क्या करना है कि आप टेलीग्राम को लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो का, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना भी पीडीएफ अभी तक डाला हुआ है वो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी सारा पीडीएफ क्या होगा कि समय टू समय उसको भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना, जितना भी पीडीएफ होगा सारा डाल दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चोल साम्राज्य पढ़ना है। अगर भारत का हिस्ट्री पढ़ते हैं और चोल साम्राज्य नहीं पढ़ते हैं तो आप सोचिए कि एक तरह से सब कुछ छोड़कर रख देते हैं। चोल साम्राज्य जितना ही अपना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही अपना भारत के इतिहास के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितना भी आप बहुत बड़ा बड़ा मंदिर देखते हैं दक्षिण भारत में, सारा जो है चोल साम्राज्य का ही क्या है कि बनाया हुआ है ज्यादा से ज्यादा। और चोल साम्राज्य का जो था, जो नीति था, साम्राज्यवादी नीति था, मतलब कि विस्तारवादी नीति था। ये जो था श्रीलंका और आपका साथ ही साथ ये इंडोनेशिया, ये सब क्षेत्र को भी बहुत ज्यादा क्या कर लिया था कि अपने अंदर में कर लिया था चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास का दूसरा क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य कब से कब तक रहा था, कभी पूछ सकता है आपके सदी के बारे में, तो आपको बताना है कि 9वीं सदी से 12वीं सदी तक क्या था कि चोल साम्राज्य रहा था। अगर सबसे पहले इसका क्वेश्चन बनाता है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक क्या था, ये बीपीएससी 67 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बार बार कहीं भी आप पीसीएस का एग्जाम देते होंगे, बाकी कोई चीज का भी एग्जाम देते होंगे, तो हमेशा चोल साम्राज्य के संस्थापक के नाम पूछते रहता है। तो उसका नाम क्या था, तो विजयालय था, जो 850 ईस्वी में किया था इसका स्थापना। और 850 ईस्वी से लेकर 871 ईस्वी तक विजयालय इसका क्या था कि गद्दी पे रहा था चोल साम्राज्य का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन विजयालय जिस समय राजा था उस समय पल्लवों के समान था, मतलब कि पल्लवों के अधीन में ये राज्य करता था चोल साम्राज्य पे। ठीक है, उसने क्या किया कि 850 ईस्वी में, मतलब कि विजयालय ने क्या किया कि 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा कर लिया है। तंजावुर कहाँ पे है, तंजौर या तंजावुर जो है आपका कहाँ पे है, आपको याद रखना है कि ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर एक कब्जा किया, और कब्जा करके उसको अपना क्या कर लिया कि राजधानी बना लिया चोल साम्राज्य का। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना। और इसने क्या किया, तो सुधवी देवी का मंदिर बनवाया, और विजयालय ने नर केसरी का उपाधि भी धारण किया। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। भाई आप अगर चोल साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मंदिर का बहुत ज्यादा निर्माण होगा, क्योंकि ये जो इसका स्थापत्य कला जो था बहुत ही ज्यादा क्या था कि अनोखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग किनके बारे में पढ़ते हैं, तो आदित्य प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आदित्य प्रथम का जो समय काल कब से कब तक ये राजा रहे थे, तो आपको याद रखना है कि 871 ईस्वी से लेके 907 ईस्वी तक के क्या किए कि राजगद्दी पे रहे। ठीक है, एक कब राजगद्दी पे बैठे, तो 871 ईस्वी में विजयालय के जो पुत्र थे, कौन, आदित्य प्रथम, वो चोल राजगद्दी पर बैठे। और ये क्या किए कि जो पल्लवों के अधीन चोल साम्राज्य था उससे क्या करवाए कि पल्लवों से क्या करवाए, तो मुक्त करवाए। और कावेरी नदी के तट पर एक क्या करवाए थे, शिव भगवान का मंदिर निर्माण करवाए थे। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं परांतक प्रथम के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 907 ईस्वी से लेके कब तक रहा था, तो 955 ईस्वी तक रहा था। ये आदित्य वन का क्या थे, तो पुत्र थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसने क्या किए थे, तो जो पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय थे उसको पराजित किए, और पराजित करके मदुराई को क्या कर लिए थे, तो जीत लिए थे। मदुराई अभी कहाँ पे है, तो मदुरा जो भी है, या मदुरा या मदुराई भी जो है, ये कहाँ पे है, आपको ध्यान में रखना है, तमिलनाडु में ही है। इसके उपलक्ष्य में क्या चीज का मतलब कि उपाधि धारण किए थे, ये भी कभी कभी पूछते रहता है कि पांड्य राजा राजसिंह द्वितीय को प्रांतक प्रथम जो थे पराजित किए थे, तो क्या चीज का उपाधि धारण किए थे, तो आपको याद रखना है मधुरांतक का, मदुराई कोंड का उपाधि धारण किए थे। ये बात यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं राजराज प्रथम के बारे में। ये बहुत बड़े विस्तारवादी राजा थे, मतलब कि ये अपना क्षेत्र को क्या किए थे कि बहुत बड़ा विकास किए थे, बढ़ाए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है चोल साम्राज्य को। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। किनके पुत्र थे, तो सुंदर चोल का पुत्र
पुत्र थे। लेकिन सुंदर चोल का जो ओरिजिनल नाम था ये क्या नाम था, तो परांतक द्वितीय नाम था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उनका ही पुत्र क्या थे, तो राजराज प्रथम थे। लेकिन इनका भी ओरिजिनल नाम क्या था, कभी कभी पूछते रहता, तो आपको याद रखना है कि अरिमोलीवर्मन प्रथम नाम था राजराज प्रथम का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो है इनका जो जितना भी युद्ध अभियान है ये कहां से प्राप्त होता है, कभी कभी पूछते रहता है कि राजराज प्रथम का कौन से अभिलेख से सारे युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है कि तंजौर अभिलेख से क्या होता है कि सारे युद्ध का वर्णन मिलता है। किनका, तो राजराज प्रथम का। राजराज प्रथम का ओरिजिनल नाम क्या था, तो अरिमोलीवर्मन था, और इनका उपनाम क्या था, तो राजराज प्रथम था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो सुंदर चोल के पुत्र थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये तंजौर कहां पे है, तो तंजौर कहां पे है, आपको याद रखना है तमिलनाडु में। वहीं से अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां से राजराज प्रथम का क्या है कि युद्ध का वर्णन मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजराज प्रथम ने क्या किया कि केरल साम्राज्य पर, केरल राज्य पर क्या कर दिए थे कि आक्रमण करके, और केरल के उस समय के राजा कौन था जब आक्रमण किए थे, तो आपको याद रखना कि भास्कर रवि वर्मन था। उसको पराजित किए, और पराजित करके केरल के क्षेत्र को अपने चोल साम्राज्य में मिला लिए थे। और मिलाने के उपलक्ष्य में क्या चीज का उपाधि धारण किए थे, ये पूछ सकता है आपको। तो आपको याद रखना है कि कांडलूर सलेक कल मरुतम का उपाधि धारण किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चोल साम्राज्य का नौसेना बहुत ज्यादा क्या था कि मजबूत था। नौसेना के लिए चोल साम्राज्य हमेशा जाना जाता है। अरे अपनी नौसेना को उपयोग करके राजराज प्रथम क्या किए थे कि श्रीलंका को अपने बस में कर लिए थे, मतलब कि श्रीलंका को जीत लिए थे। और श्रीलंका की जो राजधानी था अनुराधपुर, उस पर आक्रमण किए, और आक्रमण करके वहां के जो राजा था महेंद्र पंचम, उसको पराजित करके सिंहल राज को अपने राज्य में मिला लिए थे। सिंहल राज किसको बोला जाता था, तो उस समय श्रीलंका का ही नाम था। ठीक है, आज सिंहल को क्या नाम दिए फिर ये जीत कर, तो आपको याद रखना कि मां मुंडी चोल मंडलम नाम रखे थे। और साथ ही साथ पोलोनरुवा को अपना राजधानी बनाए थे। पोलोनरुवा को भी क्या नाम रखे थे, तो आपको याद रखना कि जगन्नाथ मंडलम नाम रखे थे किसका, तो पोलोनरुवा को। ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, ये शैव धर्म को मानते थे। कभी कभी पूछते रहता है कि जो राजराज प्रथम थे वो किस धर्म को मानते थे, तो आपको याद रखना है कि शैव धर्म। शैव धर्म किसको बोलेंगे, जिसमें शिव भगवान का पूजा होता है, भोलेनाथ का। ठीक है, इसी के कारण से ये सब जीतने के बाद क्या किए थे, श्रीलंका ये सब को जीतने के बाद, केरल ये सब को जीतने के बाद क्या किए थे, तो शिव पादशेखर का नाम का उपाधि धारण किए थे। ये भाई बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते तो क्या है कि उसके द्वारा क्या किया गया कि तंजौर में राजशेखर मंदिर बनवाया गया, जो द्रविड़ स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। द्रविड़ कला किसको कहते हैं, तो जो साउथ में मंदिर निर्माण हुआ है उसको द्रविड़ कला में रखे हैं। जो उत्तरी भारत में जो भी कला से मंदिर जो निर्माण हुआ है उसको हम लोग क्या नाम रखे हैं, तो नागर कला रखे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। ये बात आपको ध्यान में रखना, और इनको बारे में हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहता है एग्जाम में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1014 ईस्वी से लेके 1044 ईस्वी तक रहा है। ये बात आपको याद रखना है। इनके पिता के नाम क्या था, कभी कभी ये पूछ देता है, तो राजराज प्रथम ही थे। राजराज प्रथम के तरह ही ये साम्राज्यवादी शासक थे। साम्राज्यवादी के मतलब अपना क्षेत्र को विस्तार करने वाला। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसने क्या किए थे कि राजराज प्रथम ने कुछ क्षेत्र को, श्रीलंका को तो अपनाए थे, लेकिन ये क्या किए कि समस्त जो श्रीलंका था उसको ही अपने बस में कर लिए थे, चोल साम्राज्य में मिला लिए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चोल साम्राज्य के अगर पूछे कि कुछ क्षेत्र को मिलाने वाला सर्वप्रथम राजा कौन थे, तो आपको याद रखना है कि राजराज प्रथम। लेकिन समस्त श्रीलंका को अपने चोल साम्राज्य में मिलाने वाला कौन थे, तो राजेंद्र प्रथम थे, जो उनके पुत्र थे राजराज प्रथम का। ये बात आपको ध्यान में यहां से रखना है। राजराज प्रथम ने क्या किया कि बंगाल के जो शासक था महिपाल, उसको पराजित किए, और जितना भी उत्तरी पूर्वी राजा था, उत्तर पूर्वी भारत का राजा था, उसको हराए थे। और हराने के बाद उसको क्या कहे कि गंगा जल भर के एक कलश लाना है। एक कलश कहां पे लाना है, तो जहां पे चोल साम्राज्य का राजेंद्र प्रथम का राजधानी था गंगे कोंड चोलपुरम, वहां पे लाना है, और वहां पर एक तालाब में उसको एकत्रित करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस उपलक्ष्य में क्या किए थे कि ये अपना उपाधि धारण किए थे, तो गंगे कोंड चोल का उपाधि धारण किए थे कौन, राजेंद्र प्रथम। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग देख लेते हैं चोल काल के शासन प्रणाली। चोल काल में कैसे शासन प्रणाली था, कैसे वहां पे काम किया जाता था, कैसे राजस्व को वसूली किया जाता था। कभी कभी पूछ लेता है कि इसको क्या बोला जाता था, मंडलम को क्या बोला जाता था, नाडु को क्या बोला जाता था। ये सब हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है, तो हम लोग एग्जाम के पर्पज से चोल कालीन शासन प्रणाली देख लेते हैं। ठीक है, तो चोल कालीन जो शासन प्रणाली था वो कैसा था, तो राजतंत्रात्मक था। अभी हम लोग का कैसा शासन प्रणाली है, तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, साथ ही साथ रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेसी भी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उस समय के कैसा था, तो राजतंत्रात्मक था। चोल शासन के अगर पूछ ले कि चोल काल में सबसे पहला उसका राजधानी कौन था, तो आपको याद रखना है उरैयूर था। उरैयूर कहाँ पे था, तो आपको याद रखना है कि ये भी तमिलनाडु में है। लेकिन विजयालय ने क्या किया था कि तंजौर को जीतकर तंजौर को अपना राजधानी बनाया था। ये हम लोग अभी देखे भी थे। ठीक है, चोल राज जो था कैसा शासन चलता था, तो वंशानुगत चलता था। वंशानुगत चलता था, मतलब कि पुत्र के बेटा, मतलब बाप के बेटा ही दूसरा राजा बनेगा, उसके पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसे चलते रहता था। ऐसे सत्ता वहां पे चलता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजा जो होता था चोल शासन व्यवस्था का, वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। जैसे कि अभी सबसे बड़ा अधिकारी कमांडर ऑफ चीफ किसको बोला जाता है, तो राष्ट्रपति को बोला जाता है। ठीक उसी तरीका से उस समय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था शासन व्यवस्था का, उसको किसको बोलते थे, तो जो चोल राजा होता था उस समय, जो राजा राजगद्दी पे बैठा होता था, उसी को हम लोग सर्वोच्च अधिकारी मानते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते रहता है कि चोल शासकों में प्रशासनिक इकाई क्या क्या था, मंडलम को क्या कहते हैं, नाडु को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि मंडलम को प्रांत कहते थे। ठीक है, इसमें 6 क्या होता था कि 6 जो भाग होता था, 6 भागों में बटा होता था। ठीक, तो मंडलम को क्या बोलते थे, तो प्रांत बोलते थे। कोटम को क्या बोलते थे, तो आपको कमिश्नरी बोलते थे। और नाडु को क्या बोलते थे, तो जिला बोलते थे। ठीक है, कुररम को क्या बोलते थे, तो ग्रामों का संघ, मतलब कि 2-4 गांव जो मिलकर बनता है ना, अभी जैसे पंचायत बनता है, ठीक उसी तरीका से इसको हम लोग कुररम बोलते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, तो चोल जो साम्राज्य था 6 प्रांतों में क्या था कि बटा होता था। 6 प्रांतों में बटा होता था, अभी बताए थे। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो मंडलम कहते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मंडलम प्रशासन लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता करने के लिए कुछ कुछ उसमें सभाएं होते थे। कौन कौन से सभाएं होते थे, तो पहला जो होता था आपका नाटम होता था, जो नाडु स्थानीय सभा होता था। नाडु का मतलब जिला। ठीक है, जिला की स्थानीय सभा होता था। नग अस्तार होता था। नग अस्तार किसका कहते थे, तो नगर की स्थानीय सभा होता था। श्रेणी होता था। श्रेणी क्या होता था, तो व्यवसायियों की सभा होता था। अब पुग क्या होता था, तो आपको शिल्पियों का सभा। शिल्पकार किसको बोलते हैं, जो छोटा छोटा हस्तकरघा जो बनाते हैं हाथ से, जैसे कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, उनको हम लोग शिल्पियों अभी मान सकते हैं, शिल्पकार मान सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि चोल काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू था उनका क्या था, तो स्थानीय ग्रामीण सभा व्यवस्था था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उस समय जो स्थानीय ग्रामीण जो व्यवस्था था बहुत अच्छा से क्या होता था कि चलाया जाता था। ये शासन व्यवस्था देखा गया है कि वहां पे ग्रामीण जो व्यवस्था था बहुत सही तरीका से चलाया गया है। ये हमेशा चोल काल में देखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि चोल केंद्रीय पदाधिकारियों में जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनका नाम पूछ देता है कि उच्च पदाधिकारियों को क्या बोला जाता था, निम्न पदाधिकारियों को क्या बोला जाता था। तो उच्च पदाधिकारी को क्या बोला जाता था, तो पे संद्रम बोला जाता था। और निम्न कोटि के जो पदाधिकारी होते थे उनको क्या बोला जाता था, तो शेरु तरम बोला जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हमेशा कभी कभी क्वेश्चन पूछते रहता है कि चोल काल में उर पेरुमक कल कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा क्या होता था, तो आपका नगरम होता था। यह व्यापारी समुदाय की सभा होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 3 जो था क्या था कि उस समय का एक सभा था। कौन कौन सा, तो उर था, उसमें ग्रामीण और नगर सभा दोनों मिलकर रहता था। दूसरा सभा होता था। सभा में क्या होता था कि जो उच्च कुल के जो जाति होते थे वो वहां पे रहते थे। ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है, नगरम क्या होता था, तो एक इसलिए बनाया गया था, तो आपको याद रखना कि व्यापारी समुदाय के सभा होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं चोल काल में प्रमुख जो टैक्स लगता था, कैसे टैक्स लगता था वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आयाम को क्या बोला जाता था,
राजस्व बोला जाता था, जिसको अभी हम लोग इंग्लिश में रेवेन्यू बोलते हैं, वो बोला जाता था। ठीक है, मरमजाड़ी जो टैक्स होता था वो क्या चीज के लिए टैक्स होता था, तो उपयोगी वृक्ष कर होता था। जैसे कि जो भी उपयोग करने के लिए वृक्ष जो हम लोग लाते हैं, जैसे पलंग बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, तो जो भी उसमें वृक्ष उपयोग में आता था उस पर टैक्स लगता था। उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते थे, तो मरमजाड़ी बोलते थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कडिमय, कडिमय किसके ऊपर टैक्स लगता था, जो सुपारी की बगात होता था ना, उस पर टैक्स लगता था। सुपारी क्या होता है, जो पान खाते हैं या गुटखा खाता है आदमी, उसमें सुपारी डाला होता है, उसका जो खेती होता था ना, उस पर टैक्स लगता था। और उस पर जो टैक्स लगता था, पान या सुपारी जो खाते हैं उसमें जो टैक्स लगता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो कैडमे बोलते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मनईरे किसको बोलते थे, तो जो घर पर टैक्स लगता था ना, उसको हम लोग मनईरे बोलते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कड़ईरे क्या बोलते थे, तो व्यापारिक परिस्थान पर कर लगता था। जो भी व्यापारी होता था, कोई वस्तु को बेचता था, खरीदता था, उस पर जो टैक्स लगता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो कड़ईरे बोलते थे। कड़ में क्या होता था, तो लगान होता था, मतलब जो भी खेती उती होता है ना, उस पर टैक्स लिया जाता है, उस तरह से ये लगान होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मगन में क्या होता था, तो आपको याद रखना कि ये शिल्प करों पर टैक्स लगता था। जैसे कि लोहार होता है, कुम्हार होता है, बढ़ई होता है, ये सब जो काम करने वाला व्यक्ति था ना, उस पर जो टैक्स लगता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो मगमे बोलते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि राजस्व जो विभाग था उसका प्रमुख अधिकारी होता था, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे, ये हमेशा पूछते रहता है। तो आपको याद रखना है कि बरित पोत गक कहते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो भूमि के उपज होता था उसका कुल टैक्स कितना लिया जाता था, ये कभी कभी पूछते रहता है। तो आपको याद रखना है कि 1/3 लिया जाता था, मतलब कि 33.33% लिया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चोल काल की धातु मूर्तियों में नटराज शिव का कांस्य मूर्तियां क्या है जो सर्वाधिक उल्लेखनीय है, अनोखा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चोल साम्राज्य के बारे में इतना ही पढ़ना होता है। अगर इतना करके जाते हैं तो कोई भी अगर पीसीएस देते हैं, साथ ही साथ एसआई का एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यहां से अगर इतना करके जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए चोल साम्राज्य आज हम लोग खत्म कर लिए। जो भी आगे जो होगा हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे 10 से 15 दिन में आपका क्या होगा कि सारा मेडिएवल खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10-20 दिन में क्या हो जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अभी सवाल बनाता है, लेकिन चोल साम्राज्य से भी बहुत ज्यादा सवाल बनता है, तो इसको आप ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।